तो जल्दी से जल्दी यार ये शेयर कर दो क्लास फटाफट, ठीक है, देन मजा आएगा। थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे और आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिटेल्स बहुत सारी है। तो देखिए जी क्या क्वेश्चन कहता है, अंडर विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी ट्राइबल की जो लैंड है माइनिंग के लिए आप दे रहे हैं, तो वो नल एंड वॉइड है। वो कौन से स्केड्यूल में लिखा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्केड्यूल जो होता है हमारे देश की गवर्नेंस करने के लिए देखने को हमें मिलता है, और जब संविधान बना था तो 8 स्केड्यूल थे, अब टोटल हमारे 12 स्केड्यूल हैं। अब बात करते हैं यहां पे ट्राइबल अफेयर्स की। तो ट्राइबल अफेयर्स के लिए 2 स्केड्यूल आपको देखने को मिलते हैं, एक है आपका 5वां स्केड्यूल और एक है आपका 6ठा स्केड्यूल, 5th और 6th। 6th में 4 स्टेट्स की बात आती है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगर ये स्पेसिफिकली वर्ड, ये 4 वर्ड दिए गए हैं तो आपका 6 स्केड्यूल होगा। इसके अलावा कोई भी जहां पे ट्राइबल एरियाज है वो आपके 5th स्केड्यूल में देखने को हमें मिलते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि अंडर विच स्केड्यूल, कौन से स्केड्यूल के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट मींस 5वीं अनुसूची। क्लियर हो गया तुम्हें? तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? आइए जी आगे, ठीक है। अब संविधान जो है, मैंने क्या बोला, पहले 8 थे, अब टोटल कितने हैं? 12, ठीक है। तो 8 से जब 12 हुए तो अमेंडमेंट करनी पड़ती होती है, संशोधन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है अंडर आर्टिकल 368। अब मैं आपको 12 के 12 स्केड्यूल्स बताऊंगा जी। समझ में आया? तो ये अगर मैं बात करता हूं पहले स्केड्यूल की, वो यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करता है। दूसरे की बात करूं सैलरीज के बारे में बात करता है, डिफरेंट पर्संस की। तीसरे की बात करूं वो ओथ, शपथ की बात करता है। चौथे की बात करें तो राज्यसभा की सीट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स के बारे में। 5वां तुम्हें मैंने बता दिया स्केड्यूल्ड एरिया के बारे में, और 6ठा भी मैंने बता दिया स्केड्यूल्ड एरिया के बारे में, जिसमें 4 राज्यों की बात आती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वें की अगर हम बात करते हैं तो 7वां लिस्ट के लिए आता है, जिसमें आपका सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट आती है। 8वां लैंग्वेजेस के लिए होता है, जब संविधान बनाया गया था तो 14 भाषाएं थी और अब टोटल हमारे पास 22 भाषाएं हैं। लास्ट में 4 भाषाएं ऐड करी गई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, जिसमें 4 भाषाएं कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये याद रखना है। 9th स्केड्यूल की बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म के साथ संबंधित है और जिसे जमींदारी प्रथा खत्म करी गई थी, और ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 था। अगर मैं 10th स्केड्यूल की बात करता हूं, एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदलने के विरुद्ध कानून। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा ऐड किया गया था। 11th स्केड्यूल की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 था, जो इंप्लीमेंट किया गया था 1993 में, और इसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। और 12वां स्केड्यूल जो था वो था म्युनिसिपैलिटी के लिए। इसके लिए जो अमेंडमेंट हुई वो हुई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो इंप्लीमेंट करी गई 1993 में। अगेन यहां पे 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है म्युनिसिपैलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए। पेपर में मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, एक सिंगल स्केड्यूल के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ध्यान से समझिए, जो राज्यसभा है वो अपना बिल को डिले कर सकती है, फाइनेंस बिल को डिले कर सकती है। कितना? देखिए, जो मनी बिल होता है, मनी बिल इज ए फाइनेंस बिल, बट फाइनेंस बिल इज नॉट ए मनी बिल, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये कितने दिन तक मैक्सिमम डिले कर सकते हैं? 14 दिन तक डिले कर सकते हैं। एक्चुअली ये बात किसके लिए कर रहे हैं? ये मनी बिल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, धन विधेयक बिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
अब ऑप्शन इसमें ए बनेगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या एक बिल जो होता है उसे मनी बिल कब कहा जाता है? मनी बिल कब कहा जाता है? जब स्पीकर के साइन होंगे, स्पीकर के साइन होंगे तब ये आपका मैंडेटरी है। अब मनी बिल जो है आपका किस में देखने को मिलता है? आर्टिकल 110 में देखने को मिलता है। ये मनी बिल आता कहां पे है? हमेशा लोकसभा में देखने को हमें मिलता है, ऑलवेज लोकसभा। और लोकसभा में प्रेसिडेंट की परमिशन से आएगा, यानी कि प्रेसिडेंट की परमिशन बहुत जरूरी है, फिर स्पीकर इसके ऊपर साइन करेंगे तब जाके इसको मनी बिल कहा जाएगा। अब लोकसभा से पास होके वो बिल जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, फिर ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। राज्यसभा ने अगर कुछ बदलाव कर दिए, चेंज कर दिया, बदलाव किया, तो दोबारा से लोकसभा के पास जाएगा, फिर लोकसभा की मर्जी होगी कि ये बातें माने या ना माने। तो दैट मींस यहां पे राज्यसभा की कोई भी पावर देखने को हमें नहीं मिलती, राज्यसभा की कोई भी पावर हमें देखने को नहीं मिलती इस केस में। अब क्वेश्चन ये है कि मनी बिल में ऐसा लिखा क्या होता है? मनी बिल में लिखा होता है कोई टैक्स आपने लगाया, बढ़ाया, घटाया, वो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो को किसी की सैलरीज के बारे में, जो भी हमारे एमपीज वगैरह हैं, या फिर आपने कोई लोन दे दिया है, या इंटरेस्ट पेमेंट आपने पे करनी है, या रिसीव हुई है वो, या कोई भी खर्चा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, भारत की संचित निधि से पैसा खर्च किया जाएगा, या फिर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर खर्चा होगा। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज जुडिशरी। इन सभी चीजों के ऊपर अगर कोई भी खर्चा होता है, वो सारा खर्चा कौन देने वाला है? दैट इज, उसमें लिखा कहां पे होगा? मनी बिल के केस में लिखा होगा। ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, फाइनेंस बिल की बात आ रही थी तो 14 दिन, लेकिन एक बिल जो होता है उसकी लाइफ कितनी होती है? मैक्सिमम 6 महीने। एक बिल की लाइफ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 6 महीने। ये चीज याद रखना, ठीक है? यस, चलिए जी आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से। इनमें आपको लगाना है, एक क्रम में लगाना है, किसमें? लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं, फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कहने का मतलब सबसे लंबी नदी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी नदी, ठीक है। तो अब यहां पे ऑप्शन देखिए जी क्या है। यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे मैं तुम्हें दिखा दूं, ये है रिवर नाइल, सबसे बड़ी नदी होती है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है 4130 किलोमीटर। और उसके बाद की बात करूं अमेजॉन, अमेजॉन जो है 4086। उसके बाद ज़ैंगज़े जो है 3917। मिसिसिपी जो है आपकी 3902। तो दिस इज द लेंथ, ये आपकी लेंथ है। तो यहां पे नाइल से स्टार्ट करेंगे, अमेजॉन होगा, अमेजॉन के बाद जिंगजियांग होगा, और उसके बाद जो होगा मिसिसिपी की बात आएगी। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। यस जी, ऑप्शन नंबर 1। ये रिवर नाइल जो है गिरती कहां पे है? मेडिटेरेनियन सी में गिरती है, भूमध्य सागर में। नाइल जो चलती है वो इजिप्ट से चलती है, इजिप्ट की कैपिटल है कैरो। और मेडिटेरेनियन सी जो रेड सी के साथ कनेक्टेड होता है, वो एक आर्टिफिशियल कैनाल के साथ कनेक्टेड है, जिसका क्या नाम है? सुइज कैनाल देखने को हमें मिलता है। अमेजॉन जो है साउथ अमेरिका के अंतर्गत देखने को हमें रिवर मिलती है आपकी, ठीक है। अमेजॉन एक फॉरेस्ट भी है साउथ अमेरिका के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहां से प्रोड्यूस होती है। मिसिसिपी की बात करते हैं तो रिवर मिसिसिपी जो है ये एक डेल्टा बनाती है, और जिसका नाम है बर्ड फुट डेल्टा। क्या नाम है? बर्ड फुट डेल्टा। ये चीज ध्यान रखिए। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। गॉट इट? वैसे आपको मैं बता दूं, ये लेंथ वगैरह शायद बहुत ही कम चांसेस हैं पूछने के, नहीं पूछे जा सकते, बट ये आपको सीक्वेंस याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे कुछ अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट के नंबर हैं, और कुछ बिल हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन सा बिल किसके साथ जुड़ता है और कौन सा नहीं जुड़ता। अगर मैं बात करता हूं इंडिया बांग्लादेश लैंड स्वैप एग्रीमेंट, जिससे हमने लैंड को स्वैप किया था। लैंड को स्वैप करने का मतलब कुछ एरियाज जो हैं हमने बांग्लादेश को दिए थे, और कुछ बांग्लादेश ने हमें एरिया दिया था, और उसका जो अमेंडमेंट बिल था, अमेंडमेंट नंबर था, वो था 100, दैट इज 119 अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी बिल, और उसके लिए अमेंडमेंट थी आपकी 122वीं, ये नंबर 2 बनेगा, 122वां अमेंडमेंट बिल। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन,
जिसके अंतर्गत आपके पार्लियामेंट के कुछ लोगों को अंदर बिठाने की बात करी गई थी कि जिसमें जुडिशरी की जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो चली जाती, लेकिन इस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं किया गया और आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था वो आपका 121वां अमेंडमेंट बिल था। नंबर 4, 371J ऑन हैदराबाद कर्नाटका एंड दिस इज 118। जाने के सारे ऑप्शन सीधे के सीधे हैं, 1 2 3 4 बनेगा करेक्ट आंसर, यहां पे बनेगा बी ऑप्शन, 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4। समझ में आया जी? ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका 4, 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड ड्यूरिंग एन इवनिंग प्रेयर एट। जो महात्मा गांधी है उनको असैसिनेट किया था और ये असैसिनेशन जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और 30 जनवरी जो है शहीदी दिवस हम कहते हैं। महात्मा गांधी को मारा किसने था? नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने। और गांधी जी के आखिरी वर्ड क्या थे? दैट वाज हे राम। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज कि इनको असैसिनेट कहां पे किया गया था? दैट इज द बिरला हाउस। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बिरला हाउस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर। यहां पे साबरमती आश्रम इन्होंने बनाया था। साबरमती आश्रम जब एक गांधी जी इंडिया में वापिस आए थे 9 जनवरी 1915 में, जिस दिन को हम एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं या प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को, उसके बाद जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था। फिर उसके बाद वर्धा आश्रम भी बनाया था वर्धा में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी, बिरला हाउस इज द करेक्ट आंसर, बिरला हाउस। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? लिविंग, नॉन लिविंग दोनों का रिलेशनशिप आपका इन्वायरमेंट के साथ, वो आपका इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं। बायोटिक मतलब जिसमें आपकी लिविंग चीजें होंगी, लिविंग। और एबायोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें नॉन लिविंग चीजों के बारे में बात करते हैं, नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिविंग की बात करता हूं, बायोटिक की बात करता हूं, ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग थिंग्स, ऑयस्टर्स, ब्लू क्रैब्स, जू प्लैंक्टन जो एनिमल्स पानी के ऊपर रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो पानी के ऊपर प्लांट्स रहते हैं, जेलीफिश, मतलब सब में जीवन है, लिविंग है ये। तो ऑल आर द बायोटिक फैक्टर्स। नाउ द सेकंड थिंग इज एबायोटिक, जिसमें हम नॉन लिविंग चीजों की बात करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट की बात करी जाए, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करी जाए, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ह्यूमिडिटी, सॉइल, पीएच, ये सारी बात करी जाए तो आपकी एबायोटिक फैक्टर्स में हम देखने को मिलते हैं। अब बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं अगर हमने जिंदा रहना है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पे बायोटिक फैक्टर्स में किस चीज को हम लेंगे? तो यहां पे बायोटिक फैक्टर्स क्या होगा? प्लांट, जिसमें लिविंग चीजें हैं, प्लांट्स, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ऑल दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कि दैट इज प्लांट्स आर द बायोटिक फैक्टर्स, प्लांट्स आर द बायोटिक फैक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा पॉइंट, एक दो पॉइंट बता दूं यहां पे, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा जो थोड़े से नॉलेज वाले होते हैं बता देते हैं। सनलाइट जो आती है धरती के ऊपर 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट की आती है। ठीक है, जिसे में हम विबग्योर का फिनोमिना डिस्कस करते हैं और बात करते हैं सॉइल की। सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज द पीडोलॉजी, पीडोलॉजी। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की यूनिट हमेशा केल्विन होते हैं। ठीक है, और क्या होता है फॉर्मूला? C/100 इजिकल टू F-32 अपॉन 180 इजिकल टू K-273.15 अपॉन 100। यहां पे C सेल्सियस है, F फारेनहाइट है और K केल्विन है। तो कोई भी टेम्परेचर अगर आता है जी, ये कोई भी टेम्परेचर अगर आता है तो दूसरे का हमने उस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया, शाबाश।
ये आपको कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और रिवर्स के ऊपर बात चल रही है, तो फटाफट से बताइए कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और रिवर्स कौन सी हैं यहां पे। शाबाश। कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और जी और आपके रिवर्स के ऊपर बात है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये हम बात करते हैं मैथॉन प्रोजेक्ट। मैथॉन प्रोजेक्ट जो है आपका, ये कहां पे है? दिस इज इन द धनबाद, दैट इज इन द धनबाद, धनबाद झारखंड में, धनबाद झारखंड में, ठीक है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? सो दिस इज ऑन द रिवर बाराकर, ऑप्शन नंबर 3। यहां पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। धनबाद जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं यहां पे सलाल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में देखने को हमें मिलता है, ये जम्मू कश्मीर में JNK में, ठीक है। और एक इस रिवर के ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है, नंबर 4। उसके बाद बात करते हैं राणा प्रताप सागर डैम की अगर हम बात करें, तो ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, राणा प्रताप राजस्थान में। और कौन सी रिवर के ऊपर? चंबल रिवर के ऊपर, नंबर 1, ठीक है। टेहरी डैम, टेहरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये भागीरथी रिवर के ऊपर है, कहां पे? उत्तराखंड में। और इसका ऑप्शन बनेगा 2। सो 3 4 1 2 बनेगा राइट आंसर, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2 बनेगा राइट आंसर। जी जी, गॉट इट, बहुत बढ़िया, यस डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको निकालने होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज मतलब यहां पे हिंदी में, इंग्लिश में भी, हिंदी में ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, दैट इज कांस्य, ठीक है। कांस्य जो होता है वो एक मिक्सचर होता है, अलॉय होता है, क्योंकि अलॉय वर्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें से एक मेटल जरूर होना चाहिए, एक मेटल होना जरूरी है, सॉरी। अब बात क्या है, ब्रॉन्ज जो है एक अलॉय है, कॉपर और किसका? कॉपर और टिन का अलॉय होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर और टिन का एक मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज, गॉट इट। कॉपर की अगर मैं बात करता हूं तो ये पहली मेटल डिस्कवर करी गई थी, ठीक है। और कब? चाल्कोलिथिक एज में, चाल्कोलिथिक एज में करी गई थी। ब्रॉन्ज की अगर हम बात करते हैं तो ब्रॉन्ज एज किसे कहते हैं? ब्रॉन्ज एज किसे कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी बोला जाता है ब्रॉन्ज एज, और इसको और क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्योर उसकी, दैट मीन्स फ्यूज की, जो प्योर फ्यूज बना होता है वो बना होता है टिन का। अदरवाइज नॉर्मल फ्यूज की अगर मैं बात करता हूं तो लेड और टिन उसमें देखने को हमें मिलता है। जो फ्यूज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने का रीजन क्या है कि अगर करंट ज्यादा आ गया तो जल्दी से जल्दी पिघल जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि करंट सबसे ज्यादा अंदर यहां पे आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, निकेल की भी अब बात कर लेते हैं। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक हीटर, उसके अंदर वायर होती है, वो वायर किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की, इसकी नाइक्रोम की, जिसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है। आयरन की अगर मैं बात करूं, लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाए तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं, और अंदर से लोहा खोखला होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोजन के नाम से जानते हैं। अब लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाए, रस्टिंग या क्रोजन हम कहेंगे, और इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जिसे हम कहते हैं जिंक की परत चढ़ाना, और उस प्रोसेस को हम अगर इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, और एक जनरल टर्म में करें तो दैट इज गैल्वेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब जो ये ब्रॉन्ज है, ये ब्रॉन्ज जो है अलॉय है कॉपर और टिन का, ये एक्सपैंड करता है जब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा डक्टाइल है, इसको वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ब्रिटल है, दैट मींस, बट ब्रिटल का मतलब हार्ड है लेकिन कम हार्ड है, कहां से? आयरन से। ये ऑक्सीडाइज हो सकता है और प्रोड्यूस करेगा कलर्ड पैटिना प्रोड्यूस करेगा। लो फ्रिक्शन होती है अदर दूसरे मेटल से, और ये जल्दी से, जो जैसे हम इसके ऊपर कोई हथौड़ा मारेंगे तो ये स्पार्क कम प्रोड्यूस करेगा, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन बताइए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, एक रूम की 4 वायर्स हैं, 4 ये दीवारें हैं, 4 वॉल्स हैं, ठीक है, ये 4 वॉल्स हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 वॉल्स बनाने के लिए 4 बंदों की आवश्यकता है, ठीक है, और एक दिन में ये काम हो जाएगा। अब हम 4 बंदों की जगह के ऊपर इसमें हम 10 बंदे कर दें, ठीक है, और 10 बंदों ने भी एक ही दिन में बनाया। अब मुझे एक चीज बताओ, जो बंदे 4 बंदे काम कर सकते थे, अब वो कितने हो गए? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 के बाद जो एक 5वां ऐड हुआ और जो 6ठा ऐड हुआ और जब 7वां ऐड हुआ, जब फॉर एग्जाम्पल 8 9 10 ऐड हुए, तो वो उन्होंने काम कुछ किया? नो, जीरो। यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या रही? जीरो रही। उनकी प्रोडक्टिविटी क्या रही? जीरो रही। जो एडिशनल बंदा काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? जीरो। प्रोडक्शन तो सेम है, दोनों ने 4 और 10 लोगों ने एक ही दिन में काम किया और किया क्या? ये रूम बना दिया, ठीक है। लेकिन यहां पे ये जो प्रोसीजर होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट, ये पॉइंट आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, ये हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर फील्ड में। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, भाई घर के सारे मेंबर ही चले पड़े हैं, भाई बेटा भी, उसकी बहू भी, और उसकी मम्मी भी, भाई बहन भी, चाचे ताए भी, सब जगह पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना जी। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो गया, तो दैट मींस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेबर इज जीरो। अब ये मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या हो गया? जो एडिशनल 1 होता है, एडिशनल 1, जो एडिशनल 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे क्या बनेगा जी? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। गॉट इट जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, ये देखो, यहां पे देखो, ये 3 लोग करे बैठे हैं और 2 बैल को संभालते हैं। अब यहां पे इस बंदे का काम और इस बंदे का क्या काम? जब ये बंदा काम कर सकता है, ये 3 लोग क्या कर रहे हैं? 2 एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? अब यहां पे देखो, ये 1 2 3 4 ये काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन ये क्यों खड़ी है भाई? क्यों देख क्या रही है? ये बड़ी सेल्फी खींच रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है यहां पे? ये बड़ी चाय पिला रही है यहां पे। तो दैट मींस ये क्यों हो रहा है ये काम? ये एक्स्ट्रा जो ये लेडी खड़ी हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बंदे 2 क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। पॉइंट समझ में आया? ये कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ समझ में आया? तो दैट मींस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या रह रही है इनकी? जीरो। समझ में आया? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ आगे। यहां पे पार्टी हो रही है हैं? आओ आगे। चलिए जी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस? प्लेटीहेलमिन्थस से कौन बिलोंग करता है? देखिए प्लेटीहेलमिन्थस को हम और क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं हम? फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है यहां पे, ठीक है। और ये जो हैं आपके कौन कौन सी एग्जांपल इसमें प्लेटीहेलमिन्थस की आएगी? तो दैट इज ओनली द टेपवॉर्म। टेपवॉर्म जो होते हैं ये आपका दैट इज फ्लैटवॉर्म होते हैं। ये ब्लड सकिंग लीच की अगर मैं बात करता हूं, ये जो लीच होते हैं ये आपके क्या होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं और उसका ब्लड को पी जाते हैं ये, ठीक है। राउंड वॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, राउंड वॉर्म जो होते हैं ये निमेटोड्स होते हैं, निमेटोड्स। गॉट इट? निमेटोड्स होते हैं ये, समझ में आया? और अगर मैं बात करता हूं यहां पे अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म जो होते हैं एनालिड्स होते हैं। और अर्थवॉर्म्स को और क्या बोला जाता है? फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो एग्जांपल देख लीजिए, प्लेनेरिया, फ्लूक्स, टेवर्म्स, all these are the example of the flatworms, all these are example of the flatworms और the platyhelminthus। ये चीज याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, मरकरी की कंजम्पशन अगर कर रहे हैं या नाइट्रेट की कंजम्पशन अगर कर रहे हैं तो यहां पे कौन सी डिजीज हो जाती है?
अगर हम मरकरी की कंजम्पशन करें या नाइट्रेट की कंजम्पशन करें तो क्या होगा? अगर बात करी जाए मरकरी की, तो मरकरी कंजम्पशन से मिनीमाटा डिजीज हो जाती है। ये है मिनीमाटा, तो पहला नंबर मिनीमाटा का होगा। और उसके बाद नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूं तो हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड कर जाता है और मिथेन हीमोग्लोबिनीमिया हो जाता है, मिथेन हीमोग्लोबिनीमिया हो जाता है। और जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें साइन कलर हो जाता है बच्चे का, ठीक है, नीला सा पड़ जाता है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मिनीमाटा डिजीज एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से इसका आंसर बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं क्या है कैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। स्टार्ट विद द मरकरी। मरकरी से मैं बात करना चाहूंगा। मरकरी जो है Hg होता है। मरकरी की और कौन सी होती है? सिनाबार, ठीक है। और आपको पता है रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? ये लिक्विड हो जाता है। अब बात यह है कि मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं कहूं -40, -50, -60 अगर हमने मापना होगा तो हम मरकरी थर्मोमीटर की जगह के ऊपर एल्कोहल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं नाइट्रेट्स, ये आपको मैंने बता दिया। अब यहां पे ऑप्शन में आ जाए। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर मैं बात करूं, ऑस्टियो मतलब हड्डियां, पोरोस मतलब खोखला, हड्डियों का खोखला, तो ये आपके कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से होगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका? सी, सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा फनी लगता है, क्योंकि ये अगर तुम लोगों ने कभी मेरे से ये क्वेश्चन सुना होगा, ये वाला, ठीक है, आर्टिकल 371 वाला, याद कराने के तरीके में, वैसे फनी नहीं है ये, वैसे, ठीक है ना, मतलब याद करवाने के तरीके में। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां पे मैं बात करता हूं तो ये तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है भाई, प्यार में डूबा पड़ा है, ठीक है, अपनी मम्मी के पास जाता है, ठीक है, और कहता है कि मेरी उससे शादी करवा दो, ठीक है। और जो ब्रदर होता है जिसकी शादी है, मतलब जिसकी शादी, कहता है कि मेरी शादी करवा दो, तो उसकी बहन क्या कहती है, यानी कि भाई की बहन क्या कहती है? ना, ना मां समझ के, ना मां समझ के एक्शन लेना, बच्चे के उसमें मत फंस जाना, मतलब ना मां समझ के। तो ये वर्ड हमने याद करना है। यस, बिल्कुल, ये जो बच्चे बैठे हैं ये सब जानते हैं कि मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। ना मां समझ के, दैट इज ना मां समझ के, ठीक है। ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, ना मां समझ के, ठीक है। यस, ना मां समझ के, ये वर्ड है ये एक्चुअली, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे आर्टिकल नंबर 371 से लेके 371 जे तक आपको देखने को आर्टिकल्स ये मिलते हैं, ठीक है। 371 से लेके 371 जे तक आपको देखने को मिलते हैं। पहला आता है आर्टिकल 371, ठीक है। फिर आता है 371, फिर आता है 371 ए, बी, सी, डी। ये दिख रहा है ना आपको? यस, डी तक करते हैं, इधर ई एफ जी एच कर लेते हैं। ई एफ जी एच आई और जी, ठीक है। तो मैंने 371 से लेके 371 जे तक मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है। तो अब यहां पे बात क्या करते हैं, तो ये 371 जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, दोनों के लिए है, ये स्पेशल प्रोविजंस हैं। अब यहां पे क्या होगा, ए की जगह के ऊपर एन है, ये ए है, ये एम है, ये ए है, ठीक है। उसके बाद, हाँ ठीक है ना, क्या हो गया, ठीक है ना, ना मा मतलब ए, ठीक है, ना मा, एस एम ए जी और के, तो ये हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये एबीसी जो मैंने स्टार्ट करी है, ये स्टेट्स के नाम हैं आपके। अब एन से क्या होगा? नागालैंड, एन से क्या है? नागालैंड, ठीक है। और ए से क्या है? असम, एम से क्या है? मणिपुर, और ए से क्या है? आंध्र प्रदेश। और आगे ए क्या है?
ये आपकी यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एस से क्या होगा, सिक्किम, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे क्या होगा, जी से क्या होगा, गोवा, के से क्या होगा, कर्नाटका, ठीक है। और यहां पे एम क्या होगा, मिजोरम, ओके। आंध्र प्रदेश हो गया, यहां पे क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया तुम्हें, और समझ में आया ना, मा समझ के, ठीक है, ये याद करना है तुम्हें, ना मा समझ के, ना मा समझ के, बस ये वर्ड याद रखना, तो ये आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अब कुछ भी तुमसे पूछता रहे, ये आर्टिकल में अब तुमसे कुछ भी पूछता रहे, अब तुम्हें सब कुछ क्लियर है। अब ध्यान रखना, यहां पे ना मा एम डबल ए है, ठीक है, तो एम ए हो गया, ए आंध्र प्रदेश की स्पेशल प्रोविजन है, दूसरी जो ए है उसमें यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल प्रोविजन है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो अब इसमें आंसर क्या बनेगा, नागालैंड। अब तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई नागालैंड कहां पे है, वो कहां पे है, वो कहां पे है, ये सीधा एक वर्ड लिखना ना मा समझ के, और अपने आप निकल जाएगा आंसर। समझ में आया, ये अपने आप आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। तो ऑप्शन नंबर 1। थोड़े से पॉइंट्स बता देते हैं। नागालैंड की अगर मैं बात करता हूं, नागालैंड में एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड में आपकी इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती है। मिजोरम में देम्पा टाइगर रिजर्व है आपका। सिक्किम पहले ऑर्गेनिक स्टेट थी आजाद मतलब हमारे देश की, और ये 22वां राज्य बना था आजाद भारत का 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1975 में इसको पूरा स्टेटस मिला था। पहली ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौच ना करने वाली स्टेट ये बनी थी। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं, कैबुल लामजाओ, ये आपका जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कैबुल लामजाओ जो है दिस इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सी रिवर के ऊपर है, ये कैबुल लामजाओ जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये कौन सी रिवर के ऊपर है, दैट इज ऑन द रिवर लोकतक। अब ये लोकतक को कंफ्यूज नहीं करना लोनार लेक के साथ। अब ये लोनार लेक जो है ये आपकी महाराष्ट्र में है, एंड दिस इज द मीटियोरिटिक लेक, दिस इज द मीटियोरिटिक लेक। समझ में आया, तो ऑप्शन इज 1, ऑप्शन इज 1, दैट इज नागालैंड। आओ जी आगे। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से जो कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो आपका करेक्टली मैच नहीं है। मुंडा रिवोल्ट बिरसा मुंडा जी ने और झारखंड में किया था। वेलोर म्यूटिनी तमिलनाडु में है 1806 में, ये भी सही है। संथाल रिवोल्ट 1855 में, ये भी सही है, सिद्धू एंड कानू ने किया था। 4 रिबिलियन जो है ये वेस्ट बंगाल में 1870 इज रॉन्ग वन, ये आपका हुआ था 1770 से लेके 1771 से लेके 1809 तक, 1771 से लेके 1809 तक, दैट इज द चुआड़ रेबिलियन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया जी, करें आगे अब हम, चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर है जो कि एक मॉडिफाइड शुगर है। मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी जो है इनमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, आपको ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, ये भी लगेगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इनमें से जो फर्स्ट मॉडिफाइड शुगर थी आपकी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो मॉडिफाइड शुगर थी, एंड दैट वाज सुक्रालोज। तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या टिक करते हैं, सुक्रालोज टिक करते हैं। लेकिन अदरवाइज बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि आपके मॉडिफाइड शुगर्स हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि आपके मॉडिफाइड शुगर हैं, एस्पार्टेम, साइक्लामेट, सैकरिन एंड सुक्रालोज। लेकिन सबसे पहला मॉडिफाइड शुगर कौन सा था, सुक्रालोज, तो इसीलिए हम सुक्रालोज को टिक करते हैं। अदरवाइज ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब नेचुरल जैसे देख लो, स्टेबियोल, ग्लाइकोसाइड्स, थालुमेटिन, मोनिलिन, ब्रेजिन, न्यूहेस्पिरिडिन और डाइहाइड्रोकाल्कुइन, दैट इज ग्लाइक्रीजिन, ये ऑल दीज आर द जो है आपके नेचुरल शुगर्स। पॉइंट समझ में आया।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, यानी कि जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं वो खा लेते हैं ये। आगे बताइए। जी बताइए जी अगला। मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस विद लीस्ट LD50 वैल्यू इज। देखिए LD50 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर आप 1 नैनोग्राम की अगर हम बात करते हैं, 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम पर 1000 ग्राम या 1 kg, कहने का मतलब 1 नैनोग्राम पर kg की अगर हम बात करें तो उसमें एक ऐसी चीज है दैट मींस इट कैन किल ए ह्यूमन बीइंग। अब यहां पे ये क्वेश्चन है कि यहां पे ऐसा कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी लीस्ट LD50 वैल्यू है, ये क्वेश्चन तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो लीस्ट LD50 वैल्यू इज बोटुलिज्म। ऑप्शन नंबर 3, बोटुलिज्म इज द करेक्ट आंसर। बोटुलिज्म टॉक्सिक, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। गॉट इट। आर्सेनिक की अगर मैं बात करूं, आर्सेनिक पानी में भी देखने को मिलता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है ये। स्नेक का जो विनम होता है वो कौन सी ग्लैंड में होता है? पैरोटिड ग्लैंड में, ये याद रखना। और हमारे बॉडी में भी पैरोटिड ग्लैंड है जो चीक्स के ऊपर होती है, यहां पे अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे पैरोटिड ग्लैंड्स अगर हमारी बॉडी में ये स्वेल कर जाए, बैक्टीरियल इंफेक्शन से स्वेल हो जाए और इंफेक्शन फैल जाए, तो आपको क्या हो जाएगा? मम्स। ये चीज ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? थर्ड, दैट इज बोटुलिज्म। बोटुलिज्म, बोटुलिनम। नेक्स्ट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जहां पे एक पोरफायर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है और वो सेंट्रली लोकेटेड, उसमें क्या चीज होती है यहां पे? तो यहां पे देखो, पहले तो ये पोरफायर रिंग जो है आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में देखने को हमें मिलती है, एंड दीज आर द पोरफायर रिंग्स। हीमोग्लोबिन में भी है और क्लोरोफिल में भी देखने को हमें मिलती है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा कि यहां पे क्लोरोफिल के सेंटर की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है दैट इज अ मैग्नीशियम एटम होता है सेंटर में, मैग्नीशियम एटम, ठीक है। और ये क्लोरोफिल कहां पे होता है? मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स ऑफ द प्लांट्स में देखने को मिलता है, और उसके सेंटर में होगा आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां पे प्लांट्स का कलर, जहां जहां पे प्लांट्स का कलर जो है आपका ग्रीन कलर होगा, तो वहां वहां पे क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। अब प्लांट्स के पत्तों का कलर ग्रीन की जगह के ऊपर कई बार येलो हो जाता है। वो येलो होने का रीजन एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैरोटीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। कैरोटीन पिगमेंट के कारण जो है वो कलर जो होगा येलोइश कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। मैग्नीशियम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है, MgSO4.7H2, ये क्या होता है? दिस इज द इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट ये आपके इंटेस्टाइन को, बावल मूवमेंट्स को क्लीन करने में काम करता है। एक चीज याद करो, MgOH2, ये भी तुम्हें पता होगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसे हम और क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जिंक की अगर मैं बात करता हूं तो तुम्हें पता है, जिंक लोहे के ऊपर परत चढ़ा दी जाए तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जब वो गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मैंने अभी आपको बताया था। कॉपर मैंने तुम्हें बताया था कि कॉपर जो है पहला मेटल ढूंढा गया था, ठीक है। और बस ये याद कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम इज द करेक्ट वन, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ पैक्ट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि यहां पे कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पे कौन सा जो कथन है वो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पे गलत माना जाएगा,
लखनऊ पैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में देखने को हमें मिला था, 1916 में। अब इसमें क्या क्या हुआ था? इट इज एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। यस, बिल्कुल सही है। आईएनसी की आपके जो चेयरपर्सन थे यहां पे, दैट वाज एसी मजूमदार। ठीक है, एसी मजूमदार, ये बिल्कुल सही है। इसको एग्रीमेंट को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। बिल्कुल यार, देखो आज अगर हम बात करें 2023 चल रहा है तो 1916 में होगा, 100 साल से क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल सही। उसके बाद है लखनऊ पैक्ट को इस्टेब्लिश करवाना। दैट मींस जो बाल गंगाधर तिलक जी के बीच में और जो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बीच में डिफरेंसेस थे उनको खत्म करना। ठीक है, यस, बिल्कुल सही था, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और फोर्थ है द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ एग्रीमेंट वाज श्रीमती सरोजिनी नायडू। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ द थिंग इज कि जो ये एग्रीमेंट हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, इसको करवाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये लखनऊ पैक्ट में जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की जो डिवीजन थी वो खत्म हुई थी, वो किसकी मदद से खत्म हुई थी? एनी बेसेंट की मदद से खत्म हुई थी। एनी बेसेंट की मदद से खत्म हुई थी। अब उसके बाद बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट जो बोला जाता है, जो चीफ आर्किटेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो चीफ आर्किटेक्ट बोलते हैं लखनऊ एग्रीमेंट के लिए, वो बोला जाता है किसको? मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना को चीफ आर्किटेक्ट किसने बोला था? सरोजिनी नायडू जी ने बोला था। ये चीज ध्यान रखिए। लखनऊ पैक्ट को जो है जो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था, दैट वाज चीफ आर्किटेक्ट। गॉट इट? तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? 4। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए जी, अगला आंसर बताइए। मेरे टीम का मैसेज आया है कि हमारे कोई 300 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आई डोंट नो, होने वाले हैं क्या? अभी क्लास, अभी हमने ऐसे नहीं मैं करता कि हाँ करो भाई, शेयर करो, लाइक करो, ठीक, जो भी है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ, तब तक आप इसका आंसर बताइए। मेरे अभी टीम से एक मैसेज आया है, जस्ट ए मिनट। यस, 400 के आसपास रहते हैं। 400 के आसपास रहते हैं। हो जाएंगे, हो जाएंगे। हो सकता है हमारी क्लास होते होते हो जाए। ठीक है, हमारी क्लास खत्म करते करते हो जाए। चलिए जी, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया इज। देखिए जी, क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर है आपका क्वेश्चन। ये क्रोनोलॉजी आपको बतानी है कि कौन सी है। ये सारी की सारी भाषाएं क्या हैं? ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं वो क्या हैं? दैट मीन्स दे आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस, दे आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लियर? अब यहां पे बात करते हैं, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। पहले तो इनके ईयर याद करते हैं कि कब कब हुआ। ठीक है, तमिल को हमने 2004 में घोषित किया, दैट इज क्लासिकल लैंग्वेज। संस्कृत और कन्नड़ की अगर हम बात करते हैं, संस्कृत को हमने किया था 2005 में, और कन्नड़ की बात करी जाए तो ये भी 2008 में, ये भी 2008 में। ठीक है, ये आपकी तेलुगु भी 2008 में, मलयालम की बात करी जाए ये 2013 में, और उसके बाद उड़िया की बात करी जाए 2014 में। ये जो भाषाएं हैं, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्लासिकल लैंग्वेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब ये होता है, नंबर 1, कि आपकी 1000 से 1500 साल पुरानी जो है भाषा होनी चाहिए। दूसरा, ये ओरिजिनल भाषा होनी चाहिए, ये किसी भाषा से डिराइव करती भाषा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, कुछ लोग सम पीपल आर देयर, मतलब इनको बोलने वाले ओरिजिनल स्पीकर्स होने चाहिए, ओरिजिनल स्पीकर्स होने चाहिए।
पॉइंट समझ में आया? तो ये भाषाओं के ईयर्स हैं, 2004 तमिल, संस्कृत 2005, 2008 कन्नड़ एंड तेलुगु एंड मलयालम 2013 एंड उड़िया 2014। तो इसमें फटाफट टिक करो। पहला आएगा तमिल, तमिल जो है आपका 2004, ठीक है। फिर संस्कृत था 2005 और उसके बाद कन्नड़ था 2008, जो है तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका? 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन जी। समझ में आया? सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें से आपको करेक्ट बताना है, इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में कौन सी चीज रैंकिंग करेक्ट है। यहां पे फाइलम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज क्या है ये बताइए जी फटाफट। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जिसमें आपको रैंकिंग बतानी है कि कौन सी करेक्ट है यहां पे, जल्दी से जल्दी बताइए। तो मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले कोई भी एक चीज होगी वो होगी स्पीशीज, यहां से, ठीक है ना, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है। बॉटम से स्टार्ट करके हम ऊपर जाते हैं, जा ऊपर से नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो डोमेन होता है सबसे बड़ा, डोमेन के अंदर होती है किंगडम, किंगडम के अंदर होता है फाइलम, फिर होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं फाइलम, देन उसके बाद क्लास, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, गॉट इट। तो ऑप्शन इज द 4। क्लियर हो गया तुम्हें? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फाइलम के ऊपर अगर किंगडम भी दे सकता था आपको, बट वो हमेशा कंफ्यूजन जो क्रिएट करवाता है वो फाइलम से लेके नीचे तक ही बात करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बॉटम की, बॉटम में हमेशा स्पीशीज के ऊपर बात होती है। अब ये स्पीशीज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशीज? स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ मतलब लगा लो कि ऑर्गेनिज्म है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड का मतलब जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? बच्चे पैदा कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड आपका स्पीशीज, हम उसको कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर हो गया तुम्हें? और एक चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट में जीनस और स्पीशीज की बात आई है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसका मतलब क्या होता है? द्विनाम पद्धति। दैट मींस एक पर्सन के जो नाम है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, और ये हमें किसने बताया था? लीनियस ने बताया था। किसने? लीनियस ने। और लीनियस को हम क्या कहते हैं? द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये पॉइंट हमें समझना है। गॉट इट? चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। द स्क्रिप्ट ऑफ कन्नड़ एंड तेलुगु आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो कन्नड़ और तेलुगु की जो स्क्रिप्ट है वो कहां से डिराइव करी गई है? देखिए जी, अगर मैं बात करता हूं खास करके कन्नड़ की, ठीक है, तो ये कदंबा स्क्रिप्ट है, कदंबा स्क्रिप्ट। लेकिन कदंबा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो मतलब बोथ दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी। और सो ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट से जो है ये आपकी डिराइव करी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया जी? चलिए आगे बात करते हैं। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज आर। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज यहां पे कौन सी है? देखो ग्रीन हाउस गैस की अगर मैं बात करता हूं, इसका स्टेटस कौन देता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है 6 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में इन्होंने बात करी है और उनको स्टेटस दिया है। और वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन। तो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेस। जो N2O है ये लाफिंग गैस है,
ठीक है, इसको एनेस्थीसिया के रूप में भी हम यूज करते हैं। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में इफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है जो एटमॉस्फेयर को हीट अप करती हैं, वो कौन है? इसके अलावा जो है ओजोन है आपकी नंबर 1, नंबर 2 जो है इंफ्रारेड रेज, ठीक है, नंबर 3 ओजोन हो गया, इंफ्रारेड हो गया और वाटर वेपर। सो ये भी क्या करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। तो यहां पे और यहां पे डिफरेंस कहां पे आ गया? आपकी गैसेस कौन कौन सी होगी? तो बताओ जी, इसका आंसर बताओ, फटाफट देख के आंसर बताओ क्या बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ये गलत हो गया, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। यहां पे मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन ओजोन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस जिसमें हम हाइड्रो एंड परफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी। ये काफी बच्चे जो बीबी करी आ रहे हैं ना, बीबी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर सी बनेगा। ऑप्शन डी भी गलत है, हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, ये कहां से आ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही तो दिमाग है एग्जामिनर का, तुमसे गलत क्वेश्चन करवाने का। और जो तुम कह देते हो कि ग्रीन हाउस गैसेज है, नहीं, वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। दीज विल शो द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बट दीज आर नॉट द ग्रीन हाउस गैसेज। समझ में आया? आओ जी आगे, अगला बताइए। यस, बताइए जी बताइए, मैच ऑफ द फॉलोइंग में बताइए कि क्या इसका आंसर बनेगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें, तो इजीली आंसर हो जाएगा आपका। हाँ जी, देखो यहां पे बात करते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रो वर्ड का मतलब मेल फीमेल के साथ है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के साथ है। सन, अर्थ, मैनकाइंड, एलियन ग्रुप और कल्चर, यहां पे बनेगा ये। रिगार्डिंग द मैनकाइंड एज द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये बनेगा नंबर 3, ठीक है, नंबर 3। एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एथनिसिटी, मतलब आपके कल्चर के ऊपर बात आती है। तो दैट मींस एलियन ग्रुप्स की टेंडेंसी, कल्चर फ्रॉम द वेरियस ग्रुप्स। नंबर 4, हीलियो मतलब सन होता है, तो सन इज द सेंटर, दैट इज हीलियोसेंट्रिक। जियो मतलब अर्थ होता है, तो अर्थ हैज ए सेंटर। नंबर 2, 3 4 1 2 बनेगा, तो यहां पे ऑप्शन बनेगा सी, 3 4 1 2 बनेगा करेक्ट आंसर, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ग्रेविटेशनल वेव्स वर प्रेडिक्टेड बाय, ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार प्रेडिक्ट किसने किया था? ठीक है, और दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो और इसका आंसर बनेगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक वो मिला था नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, उसके किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मतलब लाइट जब पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूटन को तो पता ही है, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी के बारे में हमें बताया, क्वांटम थ्योरी। स्टीफन हॉकिंग की अगर हम बात करते हैं, ये वो हैं जिन्होंने बोला था कि जो ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल
वो क्या करते हैं, वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, वो रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं, तो दे आर एमिट द रेडिएशन, ये स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। सो इसका आंसर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, आंसर बताइए। ये कुछ ईयर्स हैं और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ये कब स्टार्ट किए गए थे, कैसे स्टार्ट किए गए थे, ये क्वेश्चन है जी आपका। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे 1920 की, 1920 की, तो 1920 में आपका स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। ये बनेगा तीसरा ऑप्शन। 1930 की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम की बात चलती है यहां पे, ठीक है। और सॉल्ट सत्याग्रह की बात चलती है। और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था, और जिसमें 24 दिन का रास्ता इन्होंने 240 माइल्स का रास्ता इन्होंने 385 किलोमीटर का रास्ता कवर किया था। गांधी जी के साथ 78 + 1 गांधी जी, दैट इज टोटल 79 लोग थे यहां पे। 1942 की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आती है। अब एक क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को, जब यहां पे जो ग्वालियर टैंक है वहां से जो लॉन्च किया गया था, और आईएनसी ने इसको लॉन्च किया था 9 अगस्त 1942 में। समझ में आया? तो यहां पे आंसर बताओ जी क्या बनेगा, 3 1 2, ये बनेगा थर्ड ऑप्शन, 3 1 2। समझ में आया? यस, 3 1 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन क्या होती है? फूड चेन का मतलब भाई कोई भी आके किसी को भी खा रहा है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। एक आया, दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने चौथे को खाया, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। अब ये फूड चेन क्या होती है, जिसमें आपकी फूड जाने की एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका फूड चेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे जब ये जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रास है, इसको खाने वाले ग्रास ऑपर्स, फिर देन उसके बाद ब्लू बर्ड, आगे स्नेक, स्नेक को आउल, ये सारे खाते हैं, और फिर ये डेड हो जाते हैं तो डीकंपोजर्स आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जब यहां से यहां पे ग्रास तो 100% एनर्जी है, यहां पे आपकी 10 इसकी 10% एनर्जी जाएगी, यानी कि 10 ग्राम एनर्जी जाएगी, फिर इसकी 10% यानी कि 1, फिर इसकी 10% यानी कि 0.1, फिर इसके 0.01, ऐसे 10% आपकी एनर्जी ट्रांसफर देखने को मिलेगी। ये 10% एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें किसने बताया था, लिंडमैन ने। किसने बताया था, लिंडमैन ने हमें बताया था। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, फूड चेन में थर्ड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला बताइए। इसमें से आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। गाइस प्लीज बताइए। क्लास की टाइमिंग डेली 9 बजे होती है, सुबह 9 बजे और शाम के 9 बजे हमारी क्लासेस के टाइमिंग होते हैं। चलिए जी आइए आगे बताइए, अपना आंसर बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन है जी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है ये बताना है। नंबर 1, द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट, जैसे हमारे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो ऐसे ही राज्यों में क्या होते हैं, दैट इज द एडवोकेट जनरल। और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, गलत हो गया, इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, रिकमेंडेशन गवर्नर की होती है, नहीं, रिकमेंडेशन जो होती है वो हमेशा चीफ मिनिस्टर की होती है यहां पे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल, एपिलिएट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है स्टेट लेवल के ऊपर। पहली बात तो हाई कोर्ट में कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होती,
हाई कोर्ट एडवाइजेस वगैरह नहीं लेते, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है यहां पे, तो कोई भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इंप्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट। देखो क्रोमा वर्ड हमेशा जहां पे भी होता है वो कलर्स की बात आती है, वो पिगमेंट्स की बात आ सकती है, जहां पे कलरफुल कोई चीजों के बारे में बात आएगी। ग्राफी का मतलब इमेज होता है। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ड्रग्स को ब्लड से अलग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, पिगमेंट्स को नेचुरल कलर से अलग कर सकते हैं, कलर को डाई से अलग कर सकते हैं, लेकिन रेडियो आइसोटोप की यहां पे बात नहीं होगी। हम यहां पे रेडियो आइसोटोप को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, वन। सो यहां पे क्या पूछा था, वन कैन नॉट सेपरेट। ये ध्यान रखो, ये क्यों टिक कर रहे हो, ये कलर क्यों लगा रहे हो, पिगमेंट क्यों लगा रहे हो, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन नॉट, कौन सा नहीं कर सकता, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका वन, दैट इज रेडियो आइसोटोप इज द, ये सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात ये है कि व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स, जो आपके अल्फा बीटा और गामा रेस को निकालते हो तो उन्हें हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। रेडियो एक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं, हेनरी बैकुरल, ठीक है, हेनरी बैकुरल, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमसे बात करी। नाउ अब रेडियो एक्टिविटी जो है हेनरी बैकुरल की अगर हम बात करते हैं तो मेन बंदा इनका नाम आता है, बट अदरवाइज तीनों ने करी है, ये चीज ध्यान रखना। रेडियो आइसोटोप्स का हमेशा एंड प्रोडक्ट क्या होता है, लेड, जिसे हम पीबी कहते हैं, लेड के नाम से जानते हैं, और इसकी जो ओर है वो कौन सी होती है, एंड दैट इज गैलीना। इसके जो एंड प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, दैट इज गैलीना, ये चीज ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वन। ब्लड की अगर मैं बात करता हूं तो ब्लड जो है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन वन जो है आपका वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आई मीन ये सेपरेट नहीं कर सकते। अब कुछ रेडियो आइसोटोप्स के ऊपर मैं आपसे बात कर लूं जी। अब जैसे कोबाल्ट 60 होता है, ये कैंसर को दूर करता है। आयोडीन 31 जो होता है ये आपका ब्रेन ट्यूमर्स, थायराइड एक्टिविटी को चेक करता है। कार्बन 14 जो है ये मेटाबॉलिज्म की बात कर लो, जहां आप कह सकते हो कार्बन डेटिंग की बात कर लो। कार्बन 11 की बात कर ली जाए तो यहां पे ग्लूकोज का मॉनिटरिंग होता है। सोडियम 24 की अगर मैं बात करूं तो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर बात आती है। और थैलियम 201 की बात करें, हार्ट टिश्यू के अंदर कुछ डैमेज या ट्यूमर का डिटेक्शन होना, वो यहां पे बात आती है। और टेक्नेटियम जो है आपका, ये ब्रेन ट्यूमर्स को लोकेट करने में, हार्ट सेल जो डैमेज हो चुके हैं उनके बारे में, जब मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के बारे में, रेडियो ट्रेसेस के बारे में हमें पता करते हैं यहां पे, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ऑल दीज आर द रेडियो आइसोटोप्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is not a geographical requirement for the cultivation of a cotton? जो कॉटन का कल्टीवेशन है आपका जी, यहां पे कॉटन की कल्टीवेशन के लिए कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका। अब कॉटन का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या ज्यादा होगा समर में। यस, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि आपको 25 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर चाहिए और समर में तो और भी ज्यादा चाहिए। दूसरा, मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल चाहिए, यस भाई मीडियम रेनफॉल चाहिए आपको। लोमी सॉइल चाहिए और गुड ड्रेनेज चाहिए, यस ये भी सही है। और खास करके आपको मैं बता दूं, ब्लैक सॉइल आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और यहां पे जब पानी आ जाता है तो इसमें क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं यहां पे, ये चीज ध्यान रखनी है। चौथा है ए ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज, जाने के बर्फ से कम 100 दिन होने चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। यहां पे कम से कम आपको 210 दिन चाहिए, कम से कम आपको 210 दिन चाहिए साल में, कि जिसमें बर्फ ना हो, ठीक है ना। मिनिमम अगर हम एवरेज मान के चले 200 के आसपास लगा लें,
200 के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यहां पे जो ब्लैक सॉइल है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, रेगूर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, रेगूर सॉइल। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, डी, डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल वेदांता की मतलब क्या बात होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वेदांता। वेदांता का मतलब क्या होता है कि आपकी रियलाइजेशन वननेस की, कि हां अगर कुछ भी जीव है तो वो एक है, वो किस तरीके से एक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, मैनकाइंड को स्पिरिचुअल चीजों के साथ लिंक करने की बात करता है, और आपको वननेस, आपके एक होने की बात करता है, ये चीज दर्शाता है। दिस इज कॉल्ड वेदांता, प्रैक्टिकल वेदांता। तो ये हमें किस पर्सन ने बताया था, ये हमें बताया था, दैट वाज स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद जी ने, अगर हम बात करते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 12 जनवरी को होती है, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। रामाकृष्णा मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था अपने गुरुजी के नाम पे, रामाकृष्णा परमहंस जी के नाम पे। रामाकृष्णा परमहंस जी का ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता। नरेंद्रनाथ दत्ता को जो है विवेकानंद का टाइटल मिला था, और किसने दिया था, अजीत सिंह ऑफ खेतरी ने टाइटल दिया था। ये चीज ध्यान रखना। विवेकानंद जी ने 1893 शिकागो यूनिवर्सिटी में एक वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के ऊपर जो है, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो अनाउंसमेंट करी थी, दैट इज इंडियंस एंड अमेरिकन आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये वर्ड यूज किए गए थे यहां पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विवेकानंद। अगर मैं बात करता हूं गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी तो तुम्हें पता है नॉन वायलेंस, ठीक है, ट्रस्टीशिप, दीज आर द प्रिंसिपल्स, ट्रस्टीशिप्स, सर्वोदय, सबका उदय, सोसाइटी को एथिकल वैल्यूज के ऊपर लेके आना। तो दीज कॉन्सेप्ट्स वर गिवन बाय द गांधी। राजा राम मोहन राय जी, राजा टाइटल इनको दिया था अकबर सेकंड ने टाइटल दिया था, और इन्होंने जो है अतम्य सभा स्टार्ट करी थी, अतम्य सभा, दैट इज इन द 1815। बाद में ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था, ब्रह्मो समाज इन द 1828, कहां पे, कलकत्ता में, कहां पे, कलकत्ता में, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी को बोलते हैं फादर ऑफ, दैट इज फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। इंडियन रेनेसां का मतलब क्या होता है, रीबर्थ, पुनर्जन्म के दाता। और रीबर्थ किसने बोला था, दैट इज इंडियन रेनेसां के फादर हैं, दैट इज राजा राम मोहन राय, ठीक है। और आप कह सकते हो कि मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने बोला था, मॉडर्न मैन इनको बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जवाहरलाल नेहरू जी ने किस बुक में बोला था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। दयानंद सरस्वती जी की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने आर्य समाज इन्होंने स्टार्ट किया था 1875 बॉम्बे में, ठीक है। वेद भाष्या भूमिका, सत्यारथ प्रकाश, ये सारी पुस्तकें दयानंद सरस्वती जी की थी। गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास जो है इन्होंने बोला था। ये सारे वर्ड्स इनके हैं, कौन समझ में आया जी, तो ये सारे वर्ड्स इनके हैं। और इन्होंने एक वर्ड बताया था, दैट वाज स्वराज। स्वराज वर्ड क्वाइंड बाय दयानंद सरस्वती, लेकिन स्वराज को आईएनसी में 1906 के कलकत्ता सेशन में यूज किया गया था दादा भाई नारोजी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज विवेकानंद। चलिए जी आगे बात करते हैं। व्हाट इज दिस हेराइडे, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने किया था, लेकिन इसके लिए अप्रूवल आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से लेना पड़ता है। दैट मीन्स वो जगहें जो हम कभी किसी जगह को हेरिटेज सिटी में बदलना चाहें, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पहले उसको देखती है,
बताती है कि हाँ ये हेरिटेज सिटी है और यहाँ पे टूरिज्म आपका बढ़ेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसको नॉमिनेट कर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहता है कि इसको बढ़ावा दो, और बढ़ावा देने वाली आगे मिनिस्ट्री कौन सी आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी इसका, व्हाट इज द मीनिंग? सो यहाँ पे है जी डेवलपिंग द हेरिटेज सिटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे ध्यान रखना, दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बट इसका जो जो जगह बताती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बताती है, क्योंकि कल्चर मिनिस्ट्री आपको वो भी तो बताएगी ना कि ऑब्वियसली बात है हेरिटेज सिटी उसको भी बोला जाएगा जहां पे टूरिज्म भी बढ़े। समझ में आया? तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो किसने करवाई थी? देखो यहां पे मैं आपको चीज बताता हूं, यहां पे याद कैसे करना है। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये कॉलम याद कर लो, पांचवा छठवां याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में हमें चार ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो यहां पे जो प्लेसेस है वो कैसे याद करनी है, राजा विशाल है पाटलिपुत्रा का मतलब के ए, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड याद करना प्लेसेस का, राजा विशाल है पाटलिपुत्र का। तो राजा मतलब पहली काउंसिल राजगृह में, दूसरा विशाल वर्ड था, विशाल मतलब वैशाली दूसरी, थर्ड था राजा विशाल पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में थर्ड, का मतलब कश्मीर, तो चौथी कश्मीर में हुई थी, ठीक है। अब यहां पे चेयरपर्सन की बात करूं तो सॉरी किंग की बात करूं, ए के वर्ड से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालअशोक, थर्ड इज अशोक और चौथा जो है वो है कनिष्क। तो दैट इज कॉल्ड आपका फोर्थ काउंसिल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लीडिंग मॉन्क की तरफ, यानी कि चेयरपर्सन की तरफ बात करते हैं। तो यहां पे क्या है, ये वर्ड याद करने हैं, महासभा। महासभा में मोगली मित्र है, मोगली मित्र है किसका, दैट इज अश्वघोष का, मोगली मित्र है अश्वघोष का। तो इसमें महा मतलब क्या हुआ, महाकश्यप जो पहली काउंसिल के चेयरपर्सन हो गए, सभा मतलब सभा कमी, ये दूसरी चेयरपर्सन हो गए, मोगली मतलब मोगालिपुत्तिस ये थर्ड चेयरपर्सन हो गए, और मित्र मतलब वासुमित्रा ये चौथी के आपके चेयरपर्सन हो गए, और मित्र है अश्वघोष का, अश्वघोष मतलब क्या होगा, ये डिप्यूटी चेयरपर्सन हो गए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। तो ये सारे वर्ड्स तुम्हें आज पता होने चाहिए जी, समझ में आया? ठीक है, एक बार हमारे क्वेश्चन का भी तो रिप्लाई कर दीजिए, हैं? हमारे क्वेश्चन का भी तो रिप्लाई कर दीजिए, हैं? हमारे क्वेश्चन का तुम्हें आता नहीं है तो दूसरा तुम्हें कैसे करेगा? तुम इसका मतलब नालायक हो भाई, होशियार बनो तो वो भी रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, होशियार बनो। आओ हमारे क्वेश्चन का भी आंसर दे दो पहले, आओ जी आप। आगे बताइए, स्लेट इज ए विच टाइप ऑफ रॉक? जो स्लेट है वो किस टाइप की रॉक है? यहां पे अगर मैं बात करता हूं स्लेट के बारे में, ठीक है, स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ऑप्शन नंबर सी, स्लेट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया? स्लेट की बात करो, शिस्ट की बात करो, समझ में आया? तो ऑल दीज आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक्चुअली क्या है, पहले बनती हैं इग्नियस आग्नेय चट्टानें, जो मैग्मा ठंडा हो जाता है, जो पहली चट्टान बनती है वो इग्नियस बनती है, इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं होता, इसमें कोई भी लेयरिंग नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद बनती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें आपके फॉसिल्स बनते हैं, फॉसिल्स का मतलब जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें, और यहाँ पे लेयरिंग होती है, फॉसिल्स बनते हैं। और थर्ड उसके बाद चेंजेस आती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्लेट, शिस्ट, मार्बल, इकोलोजाइट, गार्नेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट, ऑल दीज आर द
ऑल दीज आर द कौन सी, दैट वाज मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट, रेबीज जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस रेबीज? रेबीज जो है आपकी, दिस इज हाइड्रोफोबिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस डॉग को रेबीज हो रखी होगी और उसको, वो अगर किसी को काट ले तो उसको भी रेबीज हो जाती है। और ये रीजन क्या है? वायरस फैलता है, ऑप्शन नंबर सी। और हाइड्रोफोबिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर उसको रेबीज हो जाएगी किसी पर्सन को तो उसको पानी से डर लगने लग जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस ढूंढा गया था, इवानोवस्की ने ढूंढा था, और यही फादर ऑफ वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी के सेंटर पुणे, ठीक है। और टोबैको की अगर मैं बात करता हूं, नो टोबैको डे कब होता है? 31 मई। और टोबैको के हेडक्वार्टर टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। टोबैको इंडिया में पोर्तुगीज लेके आए थे, लेकिन जहांगीर ने इसका कंजम्पशन बैन किया हुआ था। और फंगस की स्टडी को बात करते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और कौन सा फंगस खा सकते हैं? एडिबल कौन सा है? एडिबल फंगस इज मशरूम। बड़ा स्वाद ले ले खाते हो, जो भी खाते हैं बट दैट इज द फंगस। आओ जी आगे। आओ जी आगे। क्वेश्चन देखिए जी, बरौनी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर क्वेश्चन है। बताओ जी फिर ये कहां पे? शाबाश। जी, बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहां पे है? दैट इज इन द बिहार। अब ऑयल रिफाइनरीज बहुत सारी हैं इंडिया में, सो हियर इज द बरौनी, दैट इज इन द बिहार। जैसे मथुरा है, दैट इज इन द उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा में, ठीक है, बठिंडा पंजाब में, क्वाली ये आपका जो गुजरात वाला हिस्सा है, ये है मुंबई वाला पार्ट, जामनगर, ठीक है, मैंगलोर वाला पार्ट, ये जो है आपका तातीपाका, यहाँ पे पैराद्वीप उड़ीसा, हल्दिया वेस्ट बंगाल, नुमालीगढ़ असम, गुवाहाटी असम। पॉइंट समझ में आया? तो ये सारे तुम्हें पता होने चाहिए। नेक्स्ट, ये घास के मैदान कहां पे हैं? ये घास के मैदान कहां पे हैं, किस कंट्री में देखने को मिलते हैं? दैट इज डाउन्स। डाउन्स जो घास के मैदान हैं ये कहां पे देखने को मिलते हैं? तो डाउन्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत देखने को हमें मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डाउन्स आर द ग्रासलैंड इन द ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बहुत जगहों के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ये पुस्ताज, ये हंगरी और सराउंडिंग एरियाज में है। प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में, रॉकीज के पास, पैम्पास साउथ अमेरिका, खास करके अर्जेंटीना में, और बुश वेल्ड ट्रॉपिकल वाले नदर्न साउथ अफ्रीका में, हाई वेल्ड ये सदर्न साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में भी बोले जाते हैं, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी बोले जाते हैं, कैंटरबेरी ये न्यूजीलैंड में बोले जाते हैं। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुम्हें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैच ऑफ द फॉलोइंग करके भी पूछा जा सकता है। अगला बताइए, पांडा जो है वो बिलोंग करता है सेम फैमिली से एज दैट ऑफ, कौन सी फैमिली से सेम फैमिली से बिलोंग करता है? दैट इज बियर, भालू।
अच्छा, पांडा जो है वो लोगो है किसका, किसका लोगो है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है? दैट इज सी, दैट इज बियर इज द करेक्ट आंसर, बियर। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं वेल की, ब्लू वेल एंड दैट इज मैमल। ठीक है, सबसे बड़ा मैमल है ये। कंगारू जो होते हैं मार्सुपियल एनिमल्स होते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मार्सुपियल? मार्सुपियल ये होते हैं कि दैट मींस जो अपने आगे बॉडी के आगे एक पाउच बना के उसमें उसका बच्चा होता है, तो दैट इज कॉल्ड मार्सुपियल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके कारण हमारी बॉडी बनी हुई है, एंड दिस इज कॉल्ड सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल की स्टडी की बात करी जाए तो साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, और सेल और सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और टिश्यू की स्टडी को बात करी जाए तो हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, और टिश्यू टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। तो ऑप्शन इज 1, सेल इज द करेक्ट आंसर, सेल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब ये सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का बना हो, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी फॉर द सेल, एनर्जी करेंसी फॉर द सेल के नाम से जानते हैं। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए के, और राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री फॉर द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री फॉर द सेल। गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं? ये बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, सेल को अंदर एक जगह से चीजों को दूसरी जगह तक लेके जाने का काम करते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं ये सुसाइडल बैग होते हैं, दैट मींस अगर इंफेक्शन हो गए सेल में तो लाइसोसोम पहले उसको खत्म करेंगे और सेल को भी खत्म कर देंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। और इसके अंतर्गत, लाइसोसोम के अंतर्गत जो है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखने को हमें मिलती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले जो होते हैं वो लिपिड बनाते हैं आपके, और रफ वाले जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं आपके। ठीक है। और न्यूक्लियस की बात करी जाए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम फॉर द सेल के नाम से भी जानते हैं। ओके। और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है। ये सारा न्यूक्लियस में चलता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो ये फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स का मतलब ये होता है फॉस्फेट, एंड लिपिड्स मतलब फैट्स। ये चीज ध्यान रखनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें और बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन ये है, कौन से प्लांट से जो है हम लेटेक्स लेते हैं और नेचुरल रबड़ वहां से बनाई जाती है? यहां नेचुरल रबड़ की बात करी जाए तो लेटेक्स ऑफ द प्लांट से बनाई जाती है। इंडिया में केरला में बनती है आपकी नेचुरल रबड़, और वर्ल्ड वाइड की बात करी जाए सबसे ज्यादा थाईलैंड में देखने को हमें मिलती है। अब बात है प्लांट का नाम, दैट इज कॉल्ड हेविया ब्रेसिलिनेसिस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रबड़ जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर डाला जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वल्कनीकरण और वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के नाम से भी जानते हैं, जिससे रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये है जी लेटेक्स ऑफ द प्लांट, इससे रबड़ बनाई जाती है। राउंड रेवोल्यूशन जो है वो किसके लिए था? राउंड रेवोल्यूशन, दिस इज फॉर द पोटैटो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। टोमेटो के लिए रेड, रेड वैसे मीट के लिए भी था, मीट प्रोडक्शन के लिए। और एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल इज गोल्डन, और गोल्डन जो है हॉर्टिकल्चर के लिए भी था। ठीक है।
और गोल्डन अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर के लिए, एप्पल के लिए, अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो गोल्डन फाइबर जो है वो जूट की प्रोडक्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पोटैटो। ये डिफरेंट रेवोल्यूशंस हैं, ये याद कीजिए। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए, व्हाइट इज फॉर मिल्क, ब्लू इज फॉर फिश, येलो इज फॉर ऑयल सीड्स, गोल्डन इज फ्रूट्स एप्पल्स, ब्लैक इज फॉर पेट्रोलियम, सिल्वर इज एग, राउंड इज पोटैटो, रेड इज मीट एंड टोमेटो, ग्रे इज फर्टिलाइजर, पिंक इज श्रिप, और जिसे हम और क्या कहते हैं, पिंक इज श्रिप एंड प्रॉन के लिए, ठीक है, एंड ब्राउन इज फॉर लेदर प्रोडक्शन। तो दिस इज द रेनबो रेवोल्यूशन। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which industrial policy revolution is called the economic constitution of India? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस पॉलिसी को कहते हैं? जहां आप कह सकते हो मैग्ना कार्टा किस आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए बोला जाता है? किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए आपको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है? एंड दैट इज 1956, क्योंकि यहां पे हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, पब्लिक सेक्टर में हमारी कितनी कंपनियां थी? 17 थी हमारी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट, लाहो एक आपका फोक डांस है। ये कौन सी इंडियन स्टेट्स में देखने को हमें मिलता है? लाहो जो है ये कौन सी फोक स्टेट्स में डांस है? दैट इज इन द मेघालय। ऑप्शन नंबर 1, मेघालय में गैरो खासी जयंतिया नाम की हिल्स हैं। मेघालय को अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स के नाम से भी जानते हैं, बादलों से घिरा हुआ, ठीक है। और गोवा के अंदर जो है आपको सलीम अली बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, गॉट इट। और मिजोरम की बात करें, डेम्पा टाइगर रिजर्व सिक्किम में मैंने आपको सारी बता दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये है जी आपका लाहो डांस। तो मैंने कुछ डिफरेंट आपके और भी डांस फॉर्म्स लिखे हैं, फोक डांस लिखे हैं। जैसे मेघालय की बात करें, नोंगक्रेम और लाहो दोनों देखने को मिलते हैं। मिजोरम की बात करें, दैट इज कॉल्ड चेरवा डांस। हो सकता है मैं थोड़ी सी मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत हो, जो भी इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ज्यादा पता होगा। और खुल्लाम और जेंग तलाम, ठीक है। गोवा में कोली, देखनी, फुगड़ी, शिगमो और घोड़े, मोदनी, समाया नृत्य, जागर, रन माले। सिक्किम में सिंगी चाम ऑफ द स्नो लाइन, यॉक चाम और देनजोंग निनेहा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। सो भाई इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बताइए। द कोर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ, जो धरती की कोर है उसके अंदर जो है वो कंपोजिशन क्या आती है? धरती के अंदर क्या चीज होती है? देखिए क्या होता है कि अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा इसकी, मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली क्या है, अगर हम बात करें कि यहां पे ये धरती है, ठीक है, और धरती का ये क्या है? क्रस्ट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, दिस इज द क्रस्ट एंड मेंटल, एंड उसके बाद कोर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, यहां पे आपकी डिवीजन हो जाती है आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। यहां पे डिवीजन हो जाती है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। यहां पे डिवीजन हो जाती है आउटर कोर और इनर कोर। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। और मैंने आपको बताया था CMR, गुड लीडर्स, ये वर्ड याद करके रखना है आपको। और इसमें जो पहला वर्ड है आपको वो टिक करना है, सी जो कैपिटल लेटर, ठीक है। यहां पे आ जाएगा C, यहां पे आ जाएगा M, और यहां पे R, और यहां पे G, और यहां पे L वर्ड, ठीक है। C से कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, M से मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, R से रैपेटी, और G से गुटनबर्ग, और L से लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। सो दीज आर इंपॉर्टेंट वन, दीज आर द डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, दीज आर द डिसकंटिन्यूटीज। ये पेपर में आती हैं आपसे। और क्रस्ट जो होती है ये बनी होती है सियाल की, सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और ये बनी होती है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सियाल सॉरी
सियाल और सीमा की, ठीक है, ये कौन बनी होती है, क्रस्ट, सियाल और सीमा। और कोर जो बनी होती है निफे की बनी होती है, निफे, निकल और आयरन। समझ में आया? तो अब यहां पे आप देखिए जी क्या बनेगा, कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, निफे, निकल एंड आयरन, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम जो होता है ये आपका क्रस्ट वाला पार्ट है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? तो ये स्टार्ट करी गई थी दैट इज खान अब्दुल गफार खान जी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और खुद खान अब्दुल गफार खान जी को हम फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रेड कलर की जो है शर्ट्स पहनते थे। और खुदाई खिदमतगर का मतलब ये होता है दैट इज सॉरी, खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी थी दैट इज इन द पेशावर। और सॉल्ट सत्याग्रह के अगेंस्ट भी इन्होंने काम किया था, मतलब के लिए काम किया था। और अगर मैं बात करता हूं अब्बास तैयब जी, जब गांधी जी को सॉल्ट सत्याग्रह के बाद पकड़ा गया था तो उनका मूवमेंट आगे किसने लीड किया था? अब्बास तैयब जी ने लीड किया था। मौलाना आजाद जी की बात करते हैं तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है आईएनसी के और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है। लॉन्गेस्ट टेन्योर 1940 से 45 तक का टेन्योर रहा था। ये वो पर्सन है जिनको, जो आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। 11 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एजुकेशन डे। और मौलाना आजाद जी की अगर हम बात करें, इन्होंने एक पेपर लिखा था अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल। और इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक है, ये बुक है किसकी? दैट इज मौलाना आजाद की। डॉक्टर अंसारी की बात करें, ये 1927 ये मद्रास सेशन था और यहां पे अनाउंस किया गया था कि हम साइमन कमीशन को बायकॉट करेंगे, साइमन कमीशन का बायकॉट करेंगे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, खान अब्दुल गफार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन गैस विच वन इज नॉट करेक्ट? हाइड्रोजन गैस के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑर्डरलेस होती है, सही है। सॉल्युबल नहीं होती, ये भी सही है। हवा से हल्की होती है, ये भी सही है। ये बर्न्स विद द येलो फ्लेम, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। बर्न्स विद द येलो फ्लेम, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी, हवा से तो हल्की होती है, हवा से बहुत हल्की होती है ये। समझ में आया? बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मर्करी इन फिशेस इन द फूड चेन रिजल्ट इन द डिजीज इन द फिश ईटिंग पॉपुलेशन, द नेम ऑफ द डिजीजेस। देखो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया, जैसे पानी में पेस्टिसाइड डाल दिया, जा आपने फिश के अंदर मरकरी, फिश पूरे पॉन्ड के अंदर मरकरी डाल दी, तो मरकरी जो है फैलेगी। कब कोई फिश थोड़ा सा खाएगी, कोई फिश ज्यादा खाएगी, कोई फिश और ज्यादा खाएगी। और उन फिश को उसके बड़ी मछली खाएंगी, उससे बड़ी मछली को और बड़ी मछली खाएगी, और फिर सबसे बड़ी मछली उन सारी मछलियों को खाएंगी। तो मतलब क्या होगा, टॉक्सिसिटी का लेवल जो हो गया वो हर लेवल पे बढ़ रहा है। जो टॉक्सिसिटी अगर बढ़ रही है तो दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मरकरी गई तो ऑब्वियसली बात है, अगर उस फिश को आप खा रहे हैं तो मरकरी आपकी बॉडी में जा रही है, सीधी सी बात है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मरकरी अगर कंजम्पशन आप कर रहे हैं तो कौन सी डिजीज होगी? ये होगी मिनीमाटा। ये हमने डिस्कस भी किया था, मिनीमाटा डिजीज। गॉट इट? बी ऑप्शन। इटाइटाई डिजीज किसके कारण होती है? कैडमियम के कारण। पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाते हैं, HCl के कारण भी हो सकते हैं। और अगर आप कोई मतलब थोड़ा सा एसिड वाली चीजें खा रहे हैं तब भी हो सकते हैं, ठीक है। स्किन कैंसर, कैंसर जो होता है, कैंसर मतलब सेल का डिवीजन होना, मल्टीप्लिकेशन होना, तो दैट इज कॉल्ड कैंसर। और स्किन के ऊपर हो तो स्किन कैंसर कहते हैं। और स्किन कैंसर जो है खास करके यूवी रे से होता है, ठीक है। और हमारी स्किन का जो कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है? दैट इज अ मेलानिन पिगमेंट के कारण। ये चीज ध्यान रखनी है, मेलानिन पिगमेंट के कारण।
तो ऑप्शन यहां पे क्या बनेगा? बी, दैट इज मिनी मार्टा डिसीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आर्टिकल बताता है कि गवर्नर जो राज्य का होता है वो एक बिल को रिज्यूम कर देता है फॉर द कंसिडरेशन, मतलब वो बिल को अपने पास रखेगा और राष्ट्रपति के पास देगा। तो दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द आर्टिकल नंबर? देखो, अगर मैं बात करता हूं 196 की, इसमें तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बिल की, और पैसेज की बात करते हैं कि किस तरीके से पास होगा। एक बिल जो गवर्नर रिजर्व करता है राष्ट्रपति के लिए, वो आर्टिकल 200 में लिखा जाता है, आर्टिकल 200 में उसका वर्णन किया गया है। 202 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे राज्य की, स्टेट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है बजट का, मतलब दैट इज अ बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बजट आपका स्टेट का। और 204 की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके बजट का एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात आती है। एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? दैट इज बी, आर्टिकल दैट इज 200, आर्टिकल 200, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जी, गांधी जी किसको देश बंधु के नाम से जानते थे? किसको गांधी जी ने देश बंधु के नाम से बोला? गांधी जी ने इनको ग्रेट सोल के नाम से बोला था। ठीक है, लोगों ने इनको टाइटल दिया था दैट इज देश बंधु का। लोगों के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको जो है देश बंधु के बारे में बात करी, तो दैट पर्सन इज सी आर दास, चितरंजन दास। और ये चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मिलके क्या बनाया था? दैट वाज स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 में। और ये चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एम एन रॉय की अगर मैं बात करता हूं, ये वो पर्सन है जिन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया। आचार्य विनोबा भावे की बात करें, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने किया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने किया था। और ये पहले सत्याग्रही थे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह में पकड़े गए थे, पावनार महाराष्ट्र से। और दूसरी बात करी जाए तो पहले पर्सन तो ये थे, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ये तीसरे बहुत बार पेपर में आते हैं आजकल एग्जाम में, तीसरे पूछने लग गए हैं एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इनका पेपर भी याद कर लो, नेशनल हेराल्ड। बस ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास इज द करेक्ट आंसर। और ये पहले मेयर रहे हैं कोलकाता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है? नॉट द करेक्टली मैच। डांडिया, डांडिया तो तुम्हें पता है गुजरात का है, विठी आंध्र प्रदेश का है, गणेश उत्सव महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं, बिहू असम में होता है। ये गलत हो गया। तो बिहू जो है आपका कहां पे होता है? असम में। तो ये तो फोक डांस के ऊपर बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, इनकरेक्ट वन। अब हमारे इंडिया में कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म भी हैं। वो क्लासिकल डांस फॉर्म कहां कहां पे हैं वो याद कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सतरिया। सतरिया कहां पे है? असम में। ठीक है, मणिपुरी डांस फॉर्म कहां पे है? मणिपुरी इज इन द मणिपुर। समझ में आया? और उसके बाद करें कथक। कथक जो है वो है नॉर्थ इंडिया में। कथक जो है नॉर्थ इंडिया में। और उसके बाद भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली मोहिनीअट्टम दिस इज इन द केरला। तो और उड़ीसी दैट इज इन द उड़ीसा। तो दीज आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, आपको ये याद रखने हैं बाय हार्ट। हर्ट नहीं करना लेकिन बाय हार्ट। ठीक है, आओ जी आगे।
इनमें से कौन सा टाइप का ड्रॉट नहीं होता? ड्रॉट मतलब कौन से टाइप का सूखा नहीं है? एग्रीकल्चर ड्रॉट तो तुम्हें पता है ये होगा भाई, एग्रीकल्चर में तो होते हैं। सोशो इकोनॉमिक मतलब जब आपकी सोसाइटी में इकोनॉमिक वैल्यूज या इकोनॉमी डिक्रीज हो रही हो, या सेल परचेज ना आ रही हो, डिमांड सप्लाई ना हो रही हो, तो इकोनॉमी भी हो सकता है। और इकोलॉजिकल को रेट कर सकते हैं क्लाइमेट के साथ, बिल्कुल क्लाइमेट के ड्रॉट्स होते हैं, ये भी सही है। लेकिन कोई इंडस्ट्रियल ड्रॉट नहीं होता। इंडस्ट्रियल ड्रॉट इज नॉट द टाइप ऑफ ड्रॉट। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? सी। ऑप्शन नंबर सी जी, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु का भारतनाट्यम बता तो दिया, ये देखो तमिलनाडु का भारतनाट्यम, ठीक है। ये 5 टाइप के डॉट्स हैं। मेट्रोलॉजिकल भाई जो आपके वेदर के साथ लिंक करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल पानी के साथ हो गए, एग्रीकल्चर भाई एग्रीकल्चर के में डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया, इकोलॉजिकल सॉइल के साथ हो सकता है, मॉइस्चर के साथ हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक जो है आपकी चीजों के कारण हो सकता है, जो चीजें कमोडिटीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, डिमांड और सप्लाई का कुछ लिंक हो रहा है, वो सब चीजें। तो ये 5 टाइप के ड्रॉट्स देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से is not a formal instrument of executive control over the administration। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कोई लॉ को अगर इंप्लीमेंट करते हैं, तो अब बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर हमने कंट्रोल रखना है, इंप्लीमेंट चीजें करवानी है, लेकिन इसका कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है यहां पे। तो यहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? अब सीधी सी बात है, अगर हम पॉलिटिकल डायरेक्शन में भाई ये करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है, तो ये कंट्रोल रखना हो गया, यस। पर्सनल मैनेजमेंट, बिल्कुल पर्सनल मैनेजमेंट की, हाँ आपको ऐसे करना है, जैसे लोकसभा राज्यसभा की बात करी जाए तो आपके वहां पे जो स्पीकर होते हैं यानी चेयरपर्सन, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से, तो वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल वाली बात आ जाती है। ऑर्डिनेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बात है कि ऑर्डिनेंस सीधा का सीधा कानून लगना होता है, आर्टिकल 130 के अंतर्गत लिखा हुआ है, जो राष्ट्रपति जारी करते हैं, वो सीधा का सीधा कानून है, बट वो राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, ठीक है, बट एक्चुअली इट्स एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ये भी सही है। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स का कोई लेना देना नहीं है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? डी। तो दिस इज नॉट द वर्ड कि हाँ भाई आपको प्रोफेशन के लिए एथिक्स रखने हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है, बट दैट इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे जो है आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख रहे, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। ये कोई लिंक ही नहीं करता यहां पे वर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से ही क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताया करो कि हाँ आपको ऐसे क्लासेस चाहिए, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।